नमस्कार। न्यूज ट्रैक के इस शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज अयोध्या के डॉक्टर उजैर अहमद अंसारी हैं, जो हैं तो सरकारी डॉक्टर, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कोरोना के मरीजों के साथ चमत्कारिक प्रयोग किए हैं। जब डॉक्टर अंसारी कोरोना के मरीजों को मामूली दवाओं से ठीक कर रहे थे, तमाम पहले के बनाए हुए प्रोटोकॉल को छोड़ करके अपने तरीके का प्रोटोकॉल बनाकर लोगों को स्वास्थ्य दे रहे थे, स्वस्थ बना रहे थे, तब पूरे देश में एक अलग तरीके की अफरा तफरी मची हुई थी। अब हालांकि डॉक्टर अंसारी ने जिस तरीके से लोगों को ठीक किया था, करीब करीब वही सारी बातें केंद्र सरकार ने भी मान ली है, आईसीएमआर ने भी वही गाइडलाइन जारी की है। तो हम डॉक्टर अंसारी के उस फार्मूले को लेकर चर्चा करेंगे कि डॉक्टर अंसारी ने कैसे ठीक किया लोगों को। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो डॉक्टर अंसारी की सलाह से बगैर ऐसी आइवरमेक्टिन या फेविपिरिड जैसी दवाओं को खाए हुए बगैर ही ठीक हुए हैं। तो डॉक्टर अंसारी, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज ट्रैक के शो में। और सर, आप बताएं, हमें अयोध्या से ऐसे तमाम लोगों के फोन मिले हैं, ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि अयोध्या में आपने लोगों को अफरा तफरी के माहौल से निकालकर और सामान्य दवाओं से स्वस्थ कर दिया। क्या फार्मूला था सर आपका? देखिए, फॉर्मूला कोई नहीं, बस ये था कि जितनी भी दवाएं मार्केट में मतलब अवेलेबल हैं, उन्हीं दवाओं से ही ट्रीट करना है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी महामारी है तो सारी दवाओं की कमियां बहुत आम हो जाएंगी। कोई भी दवा जो कि बहुत ज्यादा आबादी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, ज्यादा मरीजों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, उसकी शॉर्टेज होना बहुत आम है। ऐसे ही एक दवा थी आइवरमेक्टिन की, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई थी। विटामिन सी और जिंक के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी मार्केट में शॉर्ट थी, लेकिन फिर भी जी अवेलेबिलिटी थी। फेबिफ्लू बीच में बहुत शॉर्ट हो गई थी। खैर, फेबिफ्लू जो एक ड्रग है जिसके लिए बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुई थी, लोग बहुत ज्यादा उसको ढूंढ रहे थे कि भाई मिल जाए तो हमारे मरीज की जान बच जाएगी। फेबिफ्लू बेसिकली एक ड्रग है जो कि H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए यूज होती है। जो भी गाइडलाइन इशू हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि फेबिफ्लू जो देना है वो सिर्फ इसलिए देना है कि कई बार ऐसा होता है कि स्वाइन फ्लू या मतलब और भी कोई वायरस जो है वो साथ में इन्फेक्ट कर देते हैं पेशेंट को, कोविड पेशेंट को। तो जी हमारे पास एंटी कोविड पेशेंट मतलब एंटी कोविड या एंटी कोविड वायरस के लिए कोई ड्रग तो है नहीं। तो अगर हम को इन्फेक्शन को ही ट्रीट कर ले तो माइट बी कि पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा। तो इसीलिए जी फेबिफ्लू या फेविपिराविर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डिमांड में थी। सेम ऐसी ड्रग थी आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का मैंने जितनी भी स्टडी की थी, मुझे जो भी मतलब डाटा मिला था उसमें मुझे यही सब कुछ फाइनलाइज पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि आइवरमेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है और ना ही इंडिया के बाहर कहीं ये यूज की जा रही है। सिर्फ इंडिया में ही इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बहुत ज्यादा लोग इसको मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये मिल जाए। और ऑब्वियसली कोई भी ड्रग जो कि इतने बड़े मतलब जैसे हमारा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा मुल्क है, इसमें ऑब्वियसली सभी लोग वही दवा मांगेंगे तो फिर शॉर्ट हो जाएगी। जैसे आप पैरासीटामोल को देख लीजिए, आप डोलो नहीं मिलेगी, बाकी कोई भी दवा मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम डोलो एक ब्रांड नेम ऐसा हो गया था कि सबके जबान पे था कि नहीं डोलो चाहिए, डोलो चाहिए। ऐसा नहीं है जी पैरासीटामोल और किसी ब्रांड नेम से नहीं आती है। सेम मतलब सारी दवाओं के साथ इश्यूज थे। मेन एंटीवायरस के नाम पे हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं थी। तो जी हमें मतलब हमारा जो इनका बैकबोन था वो स्टेरॉयड ही था। जी स्टेरॉयड के साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ है, तो आप अपनी बात को दोबारा कह दें, क्योंकि मुझे लगता है उस लोग सुन नहीं पाएंगे उसे। हाँ, तो जैसे जो बैकबोन थी इस ट्रीटमेंट की, कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स की जो बैकबोन था ट्रीटमेंट का, वो कहीं ना कहीं स्टेरॉयड के ही अराउंड घूम रहा था। एक स्टेरॉयड था, दूसरा मतलब एक एंटी बैक्टीरियल कवर के लिए कि स्टेरॉयड के साथ कोई ना कोई एंटी बैक्टीरियल कवर दिया जाता है, और जी इसके साथ एक ड्रग थी जो कि एंटी थ्रोम्बोटिक, मतलब जो खून के थक्के नसों में जमते हैं उसका जी प्रयोग सही टाइम से करना।
अब क्योंकि पेशेंट जी घर पे है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी जांचें फौरन अवेलेबल हो जाएं, और वो अगर टेस्ट भेज रहा है तो उसकी रिपोर्ट अगले दिन मिल जाए। तो जैसे ही जी जी पेशेंट डिटोरिएट करता है, या उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी आ रही है, या उसकी खांसी बढ़ रही है, या सांस फूलना बढ़ रहा है, सिर्फ यही काफी था ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कब एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट चालू कर देना है। देखिए, हमेशा मतलब इतने बड़े मुल्क में हर चीजों का अभाव रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन के मामले में रहा हो, चाहे वो बेड अवेलेबिलिटी की, हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी के मामले में रहा हो, या किसी जी भी जी दवा के मामले में रहा हो। सेम जी उसी जी तरह हर जांच की भी अवेलेबिलिटी फौरन नहीं थी। आप चाहेंगे कि हमारी जांच फौरन आधे घंटे में मिल जाए, हमें नहीं मिलेगी। आप देंगे, बिल्कुल वो बताएगा कि आपकी रिपोर्ट कल आएगी। तो ये कल तक जी का जी समय नहीं है हमारे पास। जी किसी जी इस खास करके इस कोविड इन्फेक्शन में हमारे पास इतना लंबा समय नहीं होता कि हम जांच का इंतजार करें। अगर हम जी जांच का इंतजार करेंगे तब तक मरीज की स्थिति और बिगड़ जाएगी, और शायद हमारे हाथ से वक्त निकल जाए। जी जी तो मेन क्लिनिकली आपको जज करना पड़ता है या देखना पड़ता है कि मरीज कैसा है। अगर मरीज या उसका तीमारदार समझदार है तो वो काफी हद तक डॉक्टर की मदद कर ले जाता है कि क्या हो रहा है और क्या आगे करना चाहिए। जी जी मरीज का अटेंडेंट अगर समझदार है तो वो बहुत बड़ी हेल्प होता है किसी भी डॉक्टर को, एटलीस्ट टेलीफोनिकली या किसी भी माध्यम से। मतलब चाहे वो आपका व्हाट्सएप है या टेलीफोन है, मतलब आप तक वो मरीज की बात पहुंचा देता है, और आप अपनी बात मरीज तक कन्वे कर लेते हैं कि आप ऐसा करिए, अब ऐसा करिए। चाहे प्रोन जी पोजीशनिंग की बात हो या चेस्ट हम्म, फिजियोथेरेपी की बात हो, ये दो जी बहुत जी ऐसी अहम चीजें थी जो मरीज को बहुत हेल्प की। हाँ हाँ अब डॉक्टर तो पहुंच नहीं पा रहा है मरीज के पास, तो उसका जी अटेंडेंट ही है जो उसको बताएगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। और जी अगर इससे कोई भी असुविधा हो रही है तो वो वापस डॉक्टर को बताएगा कि साहब हमने ये किया, इससे हमारे मरीज को ये परेशानी हो रही है। जी जी ये बार बार कम्युनिकेट करना किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट से या पेशेंट से एक बहुत ही मतलब थोड़ा कम्बरसम होता है। मतलब बार बार मरीज आपको फोन करेगा, कहेगा डॉक्टर साहब अब हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो पेशेंस जी रखना भी बहुत जरूरी है, डॉक्टर के लिए भी और अटेंडेंट के लिए भी। क्योंकि मरीज तो परेशान है, वो बेहाल है, वो हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करेगा। अब बिल्कुल उस सही बात शिकायत है को कितना सीरियसली लेना है और कितना उसको कंसोल करना है, ये डॉक्टर को ही डिसाइड करना होता है। जी जी अगर अटेंडेंट समझदार है तो बहुत हेल्प मिल जाती है। आप अटेंडेंट को समझा दिए, अटेंडेंट समझा ले जाता है। ठीक तो बात है मेन तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और बाकी दवाएं रही तो दवाओं में मेरे मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टडी जो है, मतलब आपको जो हेल्प कर सकती है, वो आपके पास इंटरनेट है, पर्याप्त मात्रा में इसमें जानकारी है। आप अपनी मर्जी से ढूंढना शुरू करिए, आपको हर चीज पता चल जाएगी। इसीलिए मैंने आइवरमेक्टिन का यूज नहीं किया, मैंने किसी पेशेंट को अपने आइवरमेक्टिन नहीं दिया था। फैबी फ्लू गिने चुने पेशेंट्स में दिया था जो डिटोरिएट कर रहा था, जो मुझे लग रहा था कि शायद मतलब अब और क्या किया जाए, क्योंकि मरीज के पास बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तब जी मैंने जी ऐड किया था फैबी फ्लू। बाकी मैंने सिर्फ स्टेरॉयड, एक यही एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट, मतलब जैसे एनॉक्सापैरिन के इंजेक्शन आते हैं वो, और एक एंटी बैक्टीरियल, चाहे ओरल, अगर पेशेंट थोड़ा सीरियस है तो इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, ये तीन मेरे बैकबोन थे ट्रीटमेंट का। जी जी तो डॉक्टर साहब लेकिन अब पिछले साल भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी और इस बार भी जब दूसरी लहर आई तो दोनों बार जो गाइडलाइन जारी की गई, प्रोटोकॉल जारी किया गया, इवन जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रोटोकॉल दिया गया, उसमें भी कहा गया कि आइवरमेक्टिन 3 दिन देना है। और जिन लोगों को जो कोरोना संक्रमित के परिवारजन हैं या कहीं से भी आसपास में संभावित पेशेंट हो सकते हैं, उन्हें भी आइवरमेक्टिन हफ्ते में 1 बार देना है। आपने आइवरमेक्टिन बिल्कुल नहीं दी, और ये आप कह रहे हैं कि विदेशों में नहीं दिया गया। अब आज आ रहा है समाचार पत्रों में कि केंद्र सरकार ने जो नया प्रोटोकॉल जारी किया है उसमें आइवरमेक्टिन, फेविपिराविर ये सब पूरा बंद कर दिया है कि इसको देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने ये आइवरमेक्टिन वाला फैसला किया कैसे? वो सबसे बड़ा अहम सवाल है। आपने अपने लेवल पर यह फैसला किया। देखिए, मैंने लास्ट ईयर भी मैंने ट्रीट किए थे पेशेंट्स, क्योंकि हम जी लोग भी मतलब बीइंग अ डॉक्टर लोगों से लिंक तो रहता ही है, किसी को भी परेशानी होती है तो फोन वो करता ही है। जी हाँ, पेशेंट
बार मतलब पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट इतने नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन होने की वजह से कभी ऐसा मतलब एक बैग बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी नहीं आ गई थी पेशेंट्स की। लेकिन फिर भी पिछले साल भी मैंने ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक पेशेंट्स के संपर्क में था, कहिए चाहे ट्रीट किया था या वो कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तब भी मैंने देखा था कि सबको आइवरमेक्टिन तो दिया गया था, लेकिन आइवरमेक्टिन का जब मैंने पढ़ाई शुरू की आइवरमेक्टिन के बारे में, तो मुझे उसमें कहीं भी देखिए, एक तो वो एंटी हेलमिंथिक है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा है। सेम यही सारी मतलब इसके बारे में जैसे जानकारी मैं दिन पढ़ रहा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में, तब जी मैंने आइवरमेक्टिन के बारे में भी पढ़ना शुरू किया था। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि ये इम्यून सप्रेशन कराता है। मतलब जी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवा है जो कि जोड़ों के दर्द में दी जाती है। जोड़ों के दर्द जी में इसलिए दी जाती है ताकि वहाँ की जो मतलब बदन का जो इम्यूनिटी पावर है वो रिड्यूस करता है ये दवा। तो जब जी जी इम्यूनिटी कम होती है तो पैरों के जोड़ों की सूजन कम होती है। उसी का बेस बना करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी माना गया था कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करेगा, तो फेफड़ों में सूजन कम हो जाएगी। जी जी कॉन्सेप्ट तो एकदम सही था, उसके बारे में पढ़ा भी तो कॉन्सेप्चुअली तो एकदम फिट बैठ रहा था, लेकिन जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए तो उसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। जी जी सेम आइवरमेक्टिन के बारे में जब पढ़ा तो आइवरमेक्टिन के बारे में इनिशियली ये आया था कि ये इसको खाने से वायरल लोड कम हो जाता है। अब हम्म वायरल लोड देखने का तरीका ही बहुत ऑड था। मतलब उसमें ये था कि अगर आप फेरेंजियल स्वैब ले रहे हैं तो उसमें कितने वायरस काउंट आ रहे हैं। अब जब आप फेरेंजियल स्वैब लेंगे तो ये मतलब बहुत वैरी करता है कि किसने लिया है, मरीज ने कोऑपरेट किया है कि नहीं किया है। तो जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसी वेरिएबिलिटी कि जिसपे आप स्टडी की किसी भी निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे। तो जी जी आइवरमेक्टिन के बारे में मुझे मतलब लास्ट ईयर तो खैर डाउटफुल था ऑब्वियसली कि भाई गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू कर रही है, आप कैसे उसको अपोज कर सकते हो या कैसे आप उसको अनफॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो पेशेंट खुद जी ही जी पूछ लेता है कि सर वो आइवरमेक्टिन नहीं दिया आपने 12 मिलीग्राम वाली जो देते हैं। तो लास्ट जी ईयर तो मैंने प्रिस्क्राइब किया था। लास्ट ईयर मेरा ऐसा कोई पर्चा नहीं होगा या ऐसा मेरा कोई व्हाट्सएप या एसएमएस नहीं गया होगा किसी पेशेंट के पास जिसमें मैंने आइवरमेक्टिन नहीं लिखा हो। लेकिन अब की बार मतलब लास्ट टाइम और इस टाइम के बीच में आइवरमेक्टिन का कोई खास सपोर्टिव एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। बस ये था कि हाँ इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे यूज हो रहा था और गाइडलाइंस भी इशू हुई थी यूपी गवर्नमेंट की जिसमें कहा गया था कि आइवरमेक्टिन दीजिए, चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे पेशेंट खुद हो। लेकिन आइवरमेक्टिन के बारे में मतलब मेरे मन में कभी उसका रोल कोई पुख्ता हुआ नहीं, तो मैंने अब की बार लिखा नहीं, क्योंकि बीच में एक टाइम आया था जब आइवरमेक्टिन मिल नहीं रही थी। तो उस टाइम जी इत्तेफाक से मैंने लिखा नहीं और उसके बाद से मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी कि आइवरमेक्टिन का कोई खास रोल समझ में आया हो। हम जितने हाँ भी पेशेंट थे इस बार इस पैंडेमिक में मैंने किसी को आइवरमेक्टिन नहीं दिया और किसी को मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद आइवरमेक्टिन दिया होता तो उसका इंप्रूवमेंट जल्दी हो जाता या उसका इंप्रूवमेंट बेटर होता। और बाकी मैंने किताबों में पढ़ा भी बहुत, मतलब मुझे कहीं इस चीज की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली कि आइवरमेक्टिन देने से किसी पेशेंट को फायदा हुआ। हाँ, मैंने देखा, मुझे कई लोगों से सूचना मिली कि अयोध्या में आपकी चर्चा हुई कि अयोध्या में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों को आइवरमेक्टिन बगैर दिए हुए ठीक कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आप घर पर रहिए और हम घर पर आपको दवाएं बता करके ठीक कर देंगे, किसी को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं। तो ये सब जो आपने किया वो बड़ा चमत्कारिक था और लोगों को विश्वास करने का नहीं था, क्योंकि आइवरमेक्टिन हर जगह प्रेस्क्राइब की गई थी और आप बिल्कुल। अकेले थे जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब एक और सवाल आता है कि अभी आज आ रहा है, समाचार पत्रों के जरिए ही सामने आया है सबके, कि अब कहा गया है कि अगर किसी में लक्षण नहीं है, किसी पेशेंट में कोरोना के, तो उसे कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, उसे तो संतुलित आहार से ही स्वस्थ होने दिया जाए। बिल्कुल। ये क्या है डॉक्टर देखिए साहब, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए हम लोग मतलब जैसे इंडिया में हम लोग देखिए विटामिन सी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग ने फल फ्रूट इसका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया। लोग खाते हैं लेकिन आप शहरों में देखेंगे तो मतलब फ्रूट्स, अब चाहे उसको कह लीजिए कि मतलब कॉस्ट की वजह से या शायद वक्त नहीं मिलता है तो फ्रूट्स का जी जी यूज कम होता है। तो जब फ्रूट्स का हम्म, यूज कम होता है तो फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ऐसे जी ही जी मिनरल भी बहुत ज्यादा होते हैं।
मिनरल्स की कमी मतलब मेन आपका जिंक का जो इशू है कि भाई इशू मतलब जिंक जो है वो इम्यूनिटी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जी जी अब हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं आरओ का पानी। जी आरओ के पानी में कोई भी मिनरल नहीं होता है, तो जब भी ये बॉडी में जाता है तो ये बॉडी से मिनरल ले लेता है। इसीलिए बाद में हम्म कॉन्सेप्ट आया कि मिनरलाइज्ड आरओ प्यूरिफाइड वाटर ना, जी जी माइक्रो जी न्यूट्रिएंट्स एडेड जो रहता है कि भाई उसमें मिनरल एडेड रहता है, एडेड मिनरल वाटर आता है। अब कोई भी आप जी पैकेज जी ड्रिंकिंग वाटर लेंगे विद एडेड मिनरल्स उसमें रहेंगे। ये बाद हम्म में गाइडलाइन चालू हुई थी क्योंकि भाई मिनरल्स की कमी होने लगी थी बॉडी में। उसका जी मेन जी मतलब वजह यही थी कि वो आरओ के वाटर में कोई भी मिनरल नहीं रहता है। जी जी अब इसको ऊपर से लेने के लिए आपको पहले कैल्शियम, आपको पहले जिंक कहा गया, फिर मैग्नीशियम के लिए भी बोला गया कि नहीं मैग्नीशियम भी लेना चाहिए आपको। और खैर कैल्शियम की कमी तो बहुत आम है, अब चाहे वो विटामिन डी से एसोसिएटेड हो क्योंकि हम लोग को धूप नहीं लगती शरीर में। अब जी हमारे जी जी बदन में कहीं भी धूप नहीं लगती है, आप बाहर निकलते हैं पूरा आस्तीन का कपड़ा पहनते हैं, मन करता है तो टोपी भी लगा लेते हैं, और जरा सा भी लगता है कि धूप लग रही है तो हम लोग छाव में चले जाते हैं। घर में अब आंगन जी नहीं जी होते, छोटे मकान हैं, तो विटामिन डी हम्म की कमी यहाँ से हुई। जिंक की कमी हम क्योंकि आरओ का पानी पी रहे हैं उससे हुई। और जो हम फ्रूट्स की कमी है मतलब फ्रूट्स नहीं यूज कर रहे हैं उससे हमें विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन से कमी हुई। लेकिन विटामिन सी एक मेजर था क्योंकि विटामिन सी सिर्फ 3-4 फ्रूट्स में मिलता है, मतलब लेमन में, नींबू में मिलता है, या जितने भी सिट्रस फ्रूट है, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, तो लोगों का जी जी सेवन बहुत कम था इन फ्रूट्स का। लोग अब इस वजह से विटामिन सी का रोल आ गया इम्यूनिटी में। हम्म तो देखिए अब गाइडलाइन नहीं आ गई कि आप फल खूब खाइए, आप मतलब ऑब्वियसली जिंक के लिए अब मिनरलाइज्ड वाटर आने लगा है तो उसके लिए कोई इशू नहीं रहेगा, आप मिनरलाइज्ड वाटर पीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा। मतलब विटामिन डी के लिए तो खैर ठीक है यार, टैबलेट इजीली अवेलेबल है, तो मेरे पास घर में आंगन नहीं है। जी जी इन सब वजहों से विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए हमारे पास मतलब विटामिन डी के कैप्सूल के सैशे या मतलब शॉट्स आते हैं, छोटे 5 ml शॉट्स आते हैं। तो अल्टीमेटली जितनी भी हम दवाएं दे रहे थे मतलब आपको जी जी ये के ट्रीटमेंट के लिए जिसको कोई सिम्टम नहीं है, उसमें वही आइवरमेक्टिन दे रहे थे, मिनी साइक्लिन दे रहे थे। मिनी साइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल है। तो एंटी बैक्टीरियल देने का सिर्फ ये रीजन था कि कहीं वायरस के साथ कोई इन्फेक्शन और ना पकड़ ले, तो जी उसके के लिए दे रहे थे। फिर दिया हाँ विटामिन हाँ सी, जिंक और विटामिन डी3। मेजर यही 5 टैबलेट दे रहे थे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लास्ट टाइम दिया था, इस टाइम नहीं दिया है आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है वैसे ही एजिथ्रोमाइसिन भी है, तो जहां पे डॉक्सीसाइक्लिन अवेलेबल है वहां डॉक्सीसाइक्लिन, जहां डॉक्सीसाइक्लिन की शॉर्टेज है या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है मतलब मरीज को डॉक्सीसाइक्लिन से प्रॉब्लम है तो उसको एजिथ्रोमाइसिन दो। तो एजिथ्रोमाइसिन का भी सेम यही रीजन है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियल कवरेज के लिए देते हैं, इसमें एंटीवायरल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब आपने एक और प्रयोग किया कि विटामिन डी की टेबलेट्स लोगों को फ्रीक्वेंटली दी, जबकि हाँ, उसको कहा जाता है कि हफ्ते भर में एक बार देना है। तो वो क्या प्रयोग था, आपने क्यों किया, उसके पीछे क्या आपका विचार था और उससे लोगों के रिजल्ट क्या रहे? इसमें मेरे पास 2 स्टडीज बहुत मेजर थी। एक केईएम मतलब मुंबई की स्टडी थी। उन लोगों ने 7 days एट अ स्ट्रेच डेली 60,000 यूनिट्स दिए थे विटामिन डी के। हाँ और उससे उन्होंने मतलब उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग वो जो मतलब विटामिन डी का एक्सेसिव डोज था वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वर्क किया था। ऐसी एक स्टडी और थी, मतलब माइट बी की पीजीआई की थी या जिपमर की थी, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा था कि इन्होंने 10 days तक एट अ स्ट्रेच डेली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी दिया था। इन दोनों स्टडीज में यही पाया गया था कि इट हैज अ गुड इम्यून बूस्टर एक्टिविटी। विटामिन डी की कमी क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो एक शॉट से कभी भी किसी की मतलब विटामिन डी की शॉर्टेज पूरी नहीं होती है, तो इसीलिए उसका कोर्स होता है। उसका कोर्स में ऐसा रहता है कि फर्स्ट 2 शॉट्स मतलब इन फर्स्ट वीक, आफ्टर दैट सिंगल शॉट एवरी वीक फॉर 6 weeks। फिर उसके बाद एवरी मतलब 4 weeks आपको एक शॉट और लेना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 7 शॉट्स ये हो गए 6 हफ्ते में आपके। और जो जी केईएम की स्टडी थी वो वही 7 शॉट को लेकर के थी कि उन्होंने 6 हफ्ते में विटामिन डी लेवल
इंक्रीज किया था, इन्होंने 7 डेज में वो ही डोज दे करके इंक्रीज कर लिया। विटामिन ओहो। डी के एक्सेस डोज भी होता है, क्योंकि विटामिन डी ही इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कि साइड इफेक्ट है। बाकी किसी विटामिन में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, अब एक्सेप्ट विटामिन ए। विटामिन ए का एक बहुत छोटा सा साइड इफेक्ट है। तो जी। विटामिन डी को देते टाइम बहुत कॉशियस रहना है। तो जब भी मैंने दिया तो पहले 7 दिन तो एटास्ट्रेस दिया, फिर उसके बाद मैंने हफ्ते में 2 दिन दिया, ताकि वो मतलब एटलीस्ट 7 डेज तो उसको विटामिन डी मिल जाए, साइड इफेक्ट ना आए। तो मतलब बहुत अच्छा है। मेरे पास कोई पेशेंट साइड इफेक्ट के साथ तो नहीं आया, लेकिन अब इसमें ये भी इशू हो सकता है कि पता नहीं मरीज को एहसास भी हुआ या उसके अटेंडेंट ने सोचा कि भाई बीमारी का ही पार्ट है। तो मुझे जी एसेस जी। करने का मौका नहीं मिला कि विटामिन डी के एक्सेस भी हुआ या नहीं हुआ। एक अच्छा एक लोग कहते हैं कि जो सूर्योदय का समय है, उस समय अगर लोग धूप का सेवन धूप करते में हैं बैठे हैं, सूर्योदय के समय, तो वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। क्या सबसे ये बड़ा सही है या मिथ है? बिल्कुल बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग जो सुबह का टाइम, जो सूर्योदय का टाइम होता है, उस टाइम जो धूप आती है और जिस एंगल पे वो स्किन पे गिरती है, उसको सबसे बेस्ट टाइम कहा जाता है विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब सुबह आप मतलब इस टाइम, जिस टाइम अभी मौसम गर्मी का चल रहा है, तो सुबह 5:30-6 बजे ही, मतलब समझिए बहुत सारे लोग तो शहरों में 1-2 बजे 3 बजे सोते हैं, तो वो नहीं उठेंगे कभी। हाँ, हाँ, गाँव बिल्कुल में ठीक। देखिए, गाँव में लोग सुबह-सुबह जाते हैं मतलब किसी भी क्रिया के लिए, लेकिन उन लोग को अच्छी धूप मिलती है और उनके घर भी इतने बड़े नहीं होते। आँगन या वरांडा जो सामने का बहुत ओपन रहता है, तो धूप टकरा के भी आपके घर में आती है। हुँ, आँगन होने का रीज़न यही था कि हर के हर कोने में धूप पहुँचे। हुँ, अब वो बिल्कुल ठीक बात। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। अब चाहे वो मतलब जगह की कमी की वजह से हो या लोगों को एसी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से। उनको लगता है क्या जी, करना, खुला रखें, एसी तो चल ही रहा है, ठंडा तो है ही है। हाँ, ठीक तो बात है। कुछ पुराने कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त थे। अभी हम लोग सही बताएँ तो हम लोग भी अभी रोज़मर्रा की दुनिया में बिज़ी हैं, इसलिए पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में धीरे-धीरे ये सब समझ में आएगा। मतलब या फिर तो स्टडीज़ होंगी या फिर आपको खुद दिखाई देने लगेगा कि गाँव का आदमी देखो यार हमसे कितना ज़्यादा स्वस्थ है। तो बिल्कुल सर, ये धीरे-धीरे हम उसको फिर अपनाने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मेरा भी अपना एक मतलब मैं खुद इस बातों को 2 और 2 4 जोड़ रहा हूँ। हालाँकि इस पर कभी आपसे या और कुछ और अन्य डॉक्टरों के साथ में अलग से चर्चा कर सकते हैं हम। मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि आज से 30 साल पहले का जो हमारा समाज था, हम शाम को जल्दी भोजन करके जल्दी सोने चले जाते थे और सुबह हुँ, जल्दी सो के उठते थे। मतलब रात को 9 बजे तक तो सारे टीवी के शो खत्म हो चुके होते थे और मुझे याद है कि 90s में तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक के प्रमुख समाचार हो जाते थे। कोई फ़िल्में भी शाम को 5 बजे शुरू होती थी, टीवी पर आती थी। 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे, 8 बजे तक फ़िल्में खत्म हो जाती थी। मतलब कोई शो नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, रो लोग रात को खा पी कर के सो चुके होते थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे। लेकिन आपने जो कहा ना कि अब तो लाइफ स्टाइल बदल गई है। मेरे भी कई जानने वाले हैं जिनके घर में रात 10 बजे किचन ऑन होता है। मतलब वो हुँ, उनके यहाँ कुकिंग शुरू होती है 10 बजे रात में। हुँ, तो तो ऑब्वियस है कि बीमारियाँ हमारे पास ही आएँगी, है ना? तो वो मतलब हमें लगता है कि लाइफ़स्टाइल की वजह से हम लोगों ने अपनी बहुत सारी बीमारियाँ बुला ली हैं। दरअसल इस अच्छी परिचर्चा के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अयोध्या के इतने सारे लोगों को सामान्य दवाओं से अपने हुनर से ठीक किया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से कि आप आगे और अच्छा करते रहें। नमस्कार। हुँ।